जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी जो पहली किताब है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली, इसका हम पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बच्चों डिस्कस करेंगे, जो आपकी इस किताब से ज्यादातर पेपर में आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे ना बच्चों, ये वे क्वेश्चन होंगे जो आपसे पिछले 10 साल के, आपका चाहे मिड टर्म कह लो, टर्म टू कह लो, एनुअल फाइनल एग्जाम कह लो, पिछले 10 साल में जो भी एग्जाम हुआ है ना आपका, उसमें जो क्वेश्चन आया मोस्टली, जो ज्यादातर रिपीट हुए हैं ना, ज्यादातर आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन इसमें आपके साथ में डिस्कस किए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 2 मार्क्स की टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है भाई, आपका कोई सा एग्जाम हो, सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये मैं आपको हिंदी में समझाता चलूंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ना मैंने एक फॉर्मेट भी बना रखा है कि जैसे 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 3 या फिर हद मार के ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनें आपको लिखनी, ज्यादा से ज्यादा। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। पहले कितने क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले हम हिंदी में देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने ये है प्रश्न, और ये आप सभी को पता भी होगा। प्रश्न है कि भाई लिखित तथा अलिखित संविधान में अंतर स्पष्ट करो। ये प्रश्न 3 से 4 बार आ चुका है आपका, कि जो संविधान होता है वो 2 तरीके का होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा भाई। जैसे लिखित संविधान है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये संविधान पूरी रूप से लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से लिखा है। इसमें जितने भी देश के नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं, और सरकार की शक्तियां क्या होती हैं, सरकार कैसे चलेगी, वो सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। ठीक है, और इस संविधान को हम आसानी से बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हालांकि बदल तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पता है संविधान संशोधन के टोटल 3 तरीके, तो वो तरीके फॉलो किए जाते हैं, यानी कि आसानी से इसमें नहीं बदल सकते। तो क्या हुआ भाई, लिखित संविधान आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, जो पूरी तरीके से लिखा हो, जिसमें एक देश के नियम कायदे कानून अधिकार सरकार के बारे में सारी की सारी बातें लिखी हुई होती है। ठीक है, वही दूसरा पार्ट आ जाता है अलिखित का। अलिखित संविधान ऐसा होता है जिसे लिखा ना गया हो, यानी कि जिसकी कोई एक किताब नहीं हो। जैसे हमारे भारतीय संविधान की एक किताब है, लेकिन अलिखित में ऐसी कोई किताब नहीं होती, बल्कि ये क्या होते हैं, ये कुछ विचार होते हैं जो मौखिक रूप से, कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ प्रथाएं, कुछ परंपराएं होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक चली आती रहती है, और इसमें आप आसानी से बदल भी सकते हो। जैसे कि इंग्लैंड के पास में ऐसा संविधान है, अलिखित वाला संविधान। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया। अगर अब आपसे एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाए कि अलिखित संविधान किस देश के पास में है, तो आपका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड के पास में। ठीक है भाई, पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया, लिखित और अलिखित संविधान। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अधिकार क्या होता है, और अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अधिकार का मीनिंग और इसके लिए जो घोषणा पत्र है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, बेसिकली हम अधिकार को ये मानते हैं कि अधिकार ना कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिससे कि मनुष्य अपना विकास कर सके। ठीक है, और ये हर एक आम आदमी के जीवन के लिए जरूरी भी होते हैं। ठीक है, अब इसी में एक तरीके से कुछ सामान्य अधिकार आ जाते हैं, कुछ मौलिक अधिकार। सामान्य क्या अधिकार होते हैं? जो बेसिकली साधारण कानूनों की सहायता से लागू कर सकते हैं, संसद आसानी से इसमें कानून बना के परिवर्तन भी कर सकती है। ये होते हैं अधिकार, सामान्य अधिकार बेसिकली। ठीक है ना? अब बारी आती है कि भाई अधिकारों के घोषणा पत्र का क्या मतलब है? तो अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब ये है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए जो अधिकार है, उसकी एक संरक्षित सूची, जिसकी सबसे पहले मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने उठाई। ठीक है भाई, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? ये बस बेसिकली एक सूची होती है, जिसमें संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार और उनको संरक्षित करने के तरीके लिखे हुए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसने मांग उठाई थी? अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग किसने उठाई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने उठाई। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको अच्छे तरीके से समझ में? ओके, अब देखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख लेंगे कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ओके,
उसके बाद में ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि व्हाट इज राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो राइट्स का पहले आप मीनिंग समझिए, ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स क्या है ये आप यहाँ पे। ओके, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में पूछा गया बच्चों हमसे कि एक होता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र, ठीक है, और एक होता है पृथक निर्वाचन मंडल, इसमें क्या अंतर होता है। देखो दो यहाँ पे परिस्थितियां हैं, एक है आरक्षित जो पूरी तरीके से आरक्षित है, एक है पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि जिसमें कुछ अलग से बातें कही गई हैं। आइए एक एक करके समझते हैं बेसिकली दोनों क्या है। मैं आपको दो यहाँ पे सिचुएशन बताता हूँ। सबसे पहले आरक्षित चुनाव क्षेत्र की कि उम्मीदवार उसी समुदाय का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है लेकिन वोट सुविधा लेंगे। मान लेते हैं कि ये एक दिल्ली का एरिया है, ठीक है, ये एक दिल्ली का एरिया है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीट है वो आरक्षित की गई है इस ए समुदाय के लिए, ठीक है। तो जो उम्मीदवार होगा वो इसी ए समुदाय का होगा, चाहे वो कोई सा भी हो, लेकिन वोट जो है वो बाकी के बी से लेके जेड तक के जो समुदाय है वो वोट डाले, ठीक है। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल में स्थिति इससे अलग होती है। इसमें क्या होता है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लिए वोट डालेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर सीट आरक्षित समुदाय उसका ए है तो केवल ए समुदाय के लोग ही उसमें वोट डालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आरक्षित सीट है बेसिकली दलितों के लिए, तो मात्र दलित लोग ही इसमें वोट डालेंगे, इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। और आरक्षण में क्या होगा कि चाहे सीट भले ही दलितों की हो लेकिन वोट समाज की सभी जातियां डालेंगी, समाज के सभी वर्ग डालेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट। तो बेसिकली कार्यपालिका दो तरह की होती है। पहले आप ये समझ लीजिए कि कार्यपालिका का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली जो कार्यपालिका होती है ये क्या है, ये सरकार का वो अंग है जो विधायिका, विधायिका को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो विधायिका के द्वारा जो नीतियां और जो कानून बनाए जाते हैं उनको कार्यपालिका लागू करती है और उनको देखती है ये सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। अब कार्यपालिका में जो हमारा पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सिविल सेवा के सदस्य, ये सारे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताओ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीति में यानी कि जो लोग प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सरकार के प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है उसको हम बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये स्थायी नहीं होते, निर्वाचित होते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, ठीक है, उनको हम ही तो चुनते हैं तभी तो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो ये क्या है, स्थायी नहीं है बल्कि हमारे द्वारा चुने जाते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के लोग। ओके, और राजनीतिक कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति भी आते हैं, वो अगर हमारे द्वारा नहीं चुने जाते हैं तो हम जिन्हें चुनते हैं वो उसे चुनते हैं, तो ये बात आ जाती है। दूसरा है बच्चों स्थायी कार्यपालिका, जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे डेली बेसिस पे क्या क्या कार्य होने हैं एक स्टेट लेवल पे, तो वो निर्णय कौन देखता है, आईएएस आईपीएस वगैरह हो गए, एपीएस नहीं है भाई, आईपीएस है, आईएएस आईपीएस हो गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों कार्यपालिका आपको समझ में आ गई, एक जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में जुड़े हैं और दूसरे जो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सबसे पहले रिजर्व्ड क्या होती है और सेपरेटेड क्या होती है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का आप पहले मीनिंग समझिए, उसके बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है वो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 प्रश्न है, विधायिका से आप क्या समझते हैं, एकदम सिंपल सा प्रश्न है और आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। देखिए प्रश्न क्या है कि विधायिका से आप क्या समझते हैं। तो देखो हमारा जो संविधान है इसने शक्तियों को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आ जाती है विधायिका। ओके, सबसे पहले विधायिका आ जाती है, फिर आ जाती है कार्यपालिका, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आती है, दूसरे नंबर पे आ जाती है कार्यपालिका, और तीसरे पे क्या आती है बच्चों, तीसरे पे आ जाती है न्यायपालिका। ओके, तो विधायिका क्या करती है बच्चों, विधायिका जो है वो देश स्तर के लिए कानून बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका इसे लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, इसके संबंध में यदि कोई विवाद होती है तो उसका निपटारा करती है,
ठीक है, तो विधायिका आपको समझ में आ गया ना क्या है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है। विधायिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर कानून तथा नीतियां बनाती है। ठीक है, इसके पास संविधान की कार्यकारी शक्तियां होती हैं। इसमें दो सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, एक होता है निचला सदन जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। निचला सदन क्यों कहते हैं भाई लोकसभा को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आम लोगों के द्वारा चुनी जाती है। सिंपल है। विधायिका का चुनाव कौन करता है, हम आम जनता करते हैं। इसीलिए जो भी प्रतिनिधि, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, वो क्या करता है, हमारा प्रतिनिधि बनकर कानून निर्माण करता है। सिंपल सा ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन करो। भाई ये वाला जो प्रश्न है आपसे हो सकता है तो 4 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, मेनली 2 नंबर में आता है, लेकिन हो सकता है तो 4 में भी आ जाए आपके साथ। ठीक है, देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि न्याय का दोबारा से जांच करना। तो न्यायपालिका के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया, अगर उससे लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक रह गई है या फिर मुझे दोबारा जांच करनी चाहिए, तो न्यायपालिका अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय को दोबारा जांच कर सकती है। ठीक है, अब इसके जरिए न्यायपालिका किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। जैसे संसद ने कोई भी कानून लागू किया है तो उसकी वो संविधान के अनुसार जांच कर सकता है। अगर उसे लगता है कि भाई ये जो है वो संविधान के विपरीत बात करता है, यानी कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है, या संविधान में जो बात कही गई है वो संसद के इस कानून में अच्छी नहीं दिख रही है, तो उसे वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, यदि न्यायपालिका को ये लगे कि संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है, कोई ऐसा नियम बना दिया है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे खत्म कर देगी। ठीक है, और सबसे आखिरी क्या लिख देंगे कि भाई केंद्र के संबंध में और राज्य के संबंध में जो भी विवाद होता है, न्यायपालिका अपनी इस शक्ति के द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसकी शक्तियां जो होती हैं उनकी व्याख्या करती है और उनके विवादों को निपटाती है। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके बच्चों, चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेचर, तो क्या मीनिंग है भाई विधायिका का, यहाँ पे आप इन सभी को पढ़िए। एंड उसके बाद 6 है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आप ये सारे पॉइंट्स यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया बच्चों कि संघवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा भारतीय संबंध में इसका वर्णन करो। यानी कि संघवाद का देखो, एक तो बेसिक्स आपको मीनिंग बताना है और भारत में जो संघवाद है ये किस तरह का है ये बताना है। ठीक है, तो संघवाद का अर्थ हम पहले समझ लेते हैं। देखो, संघवाद बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है संघ प्लस में वाद। तो संघवाद का अर्थ बेसिकली क्या हो गया, इसका मतलब होता है संगठित रहने का विचार। क्या है, एक साथ रहने का विचार। जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ होकर रहते हैं तो उसे ही संघवाद कहते हैं। शुरुआत बेसिकली संघवाद की अगर माने तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहां से हुई। ठीक है, भारतीय संघवाद का अर्थ क्या क्या मतलब, भारतीय संघवाद में बेसिकली भारतीय जो संघवाद है ये एक संस्थागत प्रणाली है, यानी कि इसमें भी संस्था है, जैसे एक केंद्र की होती है एक राज्य की होती है। अब ये 2 तरीके की है, जिसमें एक केंद्रीय होती है जिसे हम संघीय बोलते हैं और दूसरी प्रांतीय होती है जिसे हम राज्य की बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय है जो पूरे देश के निर्णय लेती है और प्रांतीय यानी कि राज्य वाली जो किसी एक स्टेट की होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके का होता है। और एक केंद्र वाली जो होती है वो केंद्र सूची में और संबंधित सूची में कानून बनाती है, और प्रांतीय वाली जो होती है उनके राज्य वाली वो राज्य सूची में कानून बनाती है। तो ये सारी चीजें, ठीक है भाई, आ रहे हैं अच्छे तरीके से समझ में, 2-2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब ये प्रश्न एकदम बिल्कुल सिंपल सा है और आप इसे आसानी से समझ जाएंगे कि भाई स्थानीय शासन का अर्थ क्या है और हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। ये प्रश्न हो सकता है कि आपसे 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है। तो स्थानीय शासन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्थानीय यानी कि ऐसा शासन जो गांव या फिर जिला स्तर का शासन। ठीक है, गांव स्तर पे जिला स्तर पे जो शासन होता है जैसे कि पंचायत वगैरह, वो इसी का उदाहरण है। ठीक है, अब स्थानीय शासन है तो सिंपल सी बात है, जो आम लोग गांव में रहते हैं उनके नजदीक का सबसे ज्यादा शासन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई बंदा जो है बिहार के बलिया गांव में रहता है। ठीक है, वैसे तो एक बहुत बड़ा एरिया, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि बलिया के गांव में रहता है। तो क्या वो पटना के जो मतलब बिहार की राजधानी जो पटना है वहां पे उनके जो मुख्यमंत्री रहते हैं बेसिकली, उनसे कभी मिल पाएगा अपनी बातों को कहलवाने के लिए? नहीं। तो ये जो बलिया वाला बंदा होगा अपने गांव की पंचायत में ही अपनी समस्या का निपटान कर लेगा। तो इसीलिए इसे हम आम आदमी का सबसे नजदीक का शासन बोलते हैं। ठीक है, और डेली बेसिस पे कोई यदि समस्या होती है किसी व्यक्ति को गांव लेवल पे जिला लेवल पे, तो यहाँ पे आसानी से सुलझा ली जाती है आसान। ठीक है भाई, स्थानीय शासन की जो हमें आवश्यकता है वो कई कारणों से पड़ती है। कैसे? सबसे पहला कारण ये पड़ता है बच्चों कि इससे क्या होता है
कि एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होती है। कैसे भाई? क्योंकि देखो, जब स्थानीय लोगों को ये लगेगा कि हम भी राजनीति में भाग ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है? जब वो मुखिया बनते हैं अपनी पंचायत, अपने एरिया की पंचायत या फिर सरपंच जिसे बोलते हैं वो बनते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ भाई, इस देश की शासन व्यवस्था में भी हमारा हाथ है, ठीक है? दूसरा, स्थानीय स्तर की राजनीतिक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है, यानी कि स्थानीय स्तर पर जो लोग रहते हैं गाँव वगैरह में, जिला वगैरह में, तो उनकी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो भी देश में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये हमें इसकी भी आवश्यकता इसलिए पड़ी पड़ती है, ठीक है? तीसरा ये है कि सामान्य नागरिकों की प्रतिनिधियों तक पहुँच के लिए, देखो जो लोग गाँव में रहते हैं, अभी जैसे एग्ज़ाम्पल लिया था कि जो बलिया वाला बंदा है, वो पटना के बंदे से जो उनका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, उससे तो मिल नहीं पाएगा ऐसे में। तो वो क्या करेगा? अपने गाँव के प्रतिनिधि से मिल पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गाँव के लोग होते हैं, सामान्य नागरिक होते हैं, उनकी प्रतिनिधियों तक पहुँच को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? चौथा क्या है कि कार्य को सफल व तीव्र गति से करने हेतु, यानी कि कुछ ऐसे जन कल्याणकारी कार्य होते हैं जो गाँव लेवल पे करने पड़ते हैं। तो गाँव लेवल पे अच्छे तरीके से, तीव्र गति से और कम खर्चे में कार्य करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। पाँचवां क्या है कि जितने भी लोग गाँव में रहते हैं, वो आपस में एक अच्छा-सा व्यवहार उनका बना रहे, ठीक है ना? और प्रशासन अच्छे से चलता रहे, इसीलिए हमें इसकी, ठीक है भाई? ये प्रश्न वैसे तो आपका 4 मार्क्स का है, लेकिन मेनली 2 मार्क्स में आता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में और एमसीक्यू वाली जब सीरीज आएगी ना, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? चलिए, इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को कि व्हाट इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डिस्क्राइब इन इट रिलेशन टू इंडिया। तो मीनिंग क्या है फेडरलिज्म का, वो देख लेंगे एंड इंडिया के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है यहाँ से देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड व्हाई डू वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट। तो पहले मीनिंग आप बता देंगे, लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, एंड उसके बाद हमें क्यों चाहिए लोकल गवर्नमेंट, वो आप यहाँ पे बता देंगे। देखिए, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि यस सर, जो समझाया आपने समझ में आ गया, ठीक है भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये है कि भारतीय संविधान की आलोचना की कोई दो बिंदु लिखिए। ये क्वेश्चन रेयर केस में आया है, लेकिन आया है 2-3 बार, ठीक है? भारतीय संविधान की अब आलोचना जब आप लिखेंगे, तो मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूँ कि भारतीय संविधान की आलोचना एक भी नहीं है और फिर आलोचना इसकी बहुत है। क्योंकि भाई, जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जो आलोचक होते हैं वो इन्हीं विशेषता को आलोचना में ले आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, आंसर इस तरीके से हम लिख देंगे। सबसे पहले देखो, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों के मुकाबले बहुत ही लंबा है और बहुत ही विस्तृत संविधान है, जिसमें तकरीबन लगभग की ये बात हो रही है, लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची और 25 भाग है। अब जो आलोचक होते हैं, वो ये कह देते हैं, भाई इतने बड़े संविधान को, इतने विशेष संविधान को आम लोग कैसे समझ पाएंगे? उन्हें तो पता ही नहीं होता हमारे संविधान में हमारे लिए क्या अधिकार तक दिए गए हैं, ठीक है? दूसरा ये, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधान अन्य कंट्रीज के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है? तो इसीलिए आलोचक ये कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है ना, वो पश्चिमी संविधानों की देन है बेसिक, ठीक है? तीसरा, जब हमारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है? उस समय जो संविधान सभा थी, उसमें तकरीबन 84% जो जनसंख्या थी, वो किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी, ठीक है? और अनुसूचित जाति और जनजाति के मात्र 28 सदस्य थे। इसीलिए आलोचक ये कहते हैं कि संविधान के निर्माण में जितने भी समूह थे, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ठीक है? तो यही इसकी विशेषता है, यही इसकी आलोचना भी है, ओके? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन करो। भाई ये प्रश्न भी जहां तक है 4 नंबर का है, लेकिन 2 मार्क्स में तो हम सिंपल सिंपल ऐसा आपको बता देंगे, ठीक है? 2 मार्क्स में आपको क्या लिखना है? अनुच्छेद 23 और 24 बताना है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 23 ये देखो, अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव व्यापार, यानी कि व्यक्ति को या फिर जो खरीद फरोख्त होती है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, ट्रैफिकिंग वगैरह करना, ठीक है? मानव व्यापार, बल प्रयोग के द्वारा बेगारी करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, इन सभी पर अनुच्छेद 23 के द्वारा क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है? और यहाँ पे कुछ और भी प्रावधान किए गए अनुच्छेद 23 में कि भाई जो भी बंधुआ मजदूरी करवाएगा, ठीक है? जो भी मानव व्यापार करेगा, उससे अपराधी घोषित करके कानूनी दंड दिया जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 24 में क्या हुआ? अनुच्छेद 24 में ये कहा गया था भाई कि जो खदानें होती हैं, कारखाने होते हैं या फिर ऐसी जगह जो खतरनाक काम वाली होते हैं, वहाँ पे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। इसी को देखते हुए पहले तो ये बेसिकली था कि आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे थे, तो इसीलिए एक कानून ला दिया गया बाल श्रम विरोध। संविधान के
अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखाने में, खदान में या फिर अन्य किसी खतरनाक उद्योग धंधों में आप कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, 24 क्या कहता है, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को इंग्लिश में देखेंगे कि राइट एनी टू पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या क्या है क्रिटिसिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, पढ़ लीजिए। 10वां है कि डिस्क्राइब द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट में जो राइट है आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में लिख देंगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। 11 में हमसे पूछा गया बच्चों कि चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है आचार संहिता लागू करना। ठीक है, तो ये जो आचार संहिता है चुनाव आयोग के कार्य के रूप में, ये क्या होती है, मैं ये समझाना है। ठीक है भाई, तो देखो आचार संहिता की अगर हम बात करते हैं तो जिस दिन चुनाव की तिथि की घोषणा होती है, आचार संहिता उसी दिन से लागू हो जाती है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त होती है। यानी कि जिस दिन ये तय किया गया कि भाई फला फला तारीख को चुनाव होगा, ठीक है, और उस दिन से लेके जिस दिन लागू होगा, ठीक है ना, लागू कब होगा, जब ये घोषणा की गई। ठीक है, और कब तक चलेगी, चुनाव के परिणाम आने तक। इस दौरान चुनाव आयोग ये कहता है कि जो हम कार्यवाही आपको बताते हैं वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप करेंगे तो आपकी पार्टी के सदस्य हम समाप्त कर देंगे, आपको कारावास यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा। अब चुनाव आचार संहिता के दौरान क्या नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले जो पार्टीज है उनके जो नेता वगैरह हैं वो लोगों को लुभावनी घोषणा नहीं दे सकते कि हमें तुम प्रधानमंत्री बना दो, हम आपको 10-10 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेज दें। ऐसी कोई लुभावनी घोषणा नहीं कर सकते। साथ ही आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ठीक है, पॉलिटिकल्स जो भी पार्टीज होती है, राजनीतिक जो दल होते हैं, ये उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के मुद्दे नहीं उठा सकते हैं। अगर ऐसा किया तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, आपको कारावास भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आप यहाँ पे आचार संहिता के बारे में समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यों की कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। देखिए, अभी हमने कार्यपालिका देखी थी संघीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना, संघीय व्यवस्था के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं राज्यों की कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, तो राज्यों की कार्यपालिका बिल्कुल उसी तरीके की होती है जैसे कि देश की होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे संघीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र पे राज्यपाल होता है। ठीक है, सॉरी, केंद्र में तो राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह के द्वारा, केंद्रीय सरकार, यानी कि केंद्रीय सरकार जो ऐसे प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह के। ठीक है, प्रधानमंत्री जैसा कि होता है केंद्रीय केंद्र में, इसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पे संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है बच्चों, और राज्यपाल के पास में बहुत सी शक्तियां होती है, जैसे कि उसके पास होती है राष्ट्रपति के पास। बाकी ये कुछ एक दो पॉइंट जो है वो आ जाएंगे, मेनली आपको यही 2 पॉइंट लिख देने हैं, बस आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश के हैं, इंग्लिश मीडियम के ऐसे देख लेंगे कि डिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो यहां से आप इस पॉइंट को पूरा पढ़ें। ठीक है, 12 क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का क्या मीनिंग है वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा कि विधायिका जो होती है इसका मीनिंग तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमें यह समझना है कि आखिर हमें इसमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो क्यों पड़ती है, पहले तो आप ये समझ लीजिए विधायिका होती क्या है, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। विधायिका सरकार का विभाग है जो देश स्तर पर कानून नीतियां वगैरह बनाती है, ये सारी चीजें। 2 सदनों की आवश्यकता हमें मेनली 2 कारणों से पड़ती है। सबसे पहला कि उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है, हमारा प्यारा सा भारत, महान भारत, ये बेसिकली इसमें बहुत सारी विविधता है, यानी कि बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसलिए 2 सदनों की आवश्यकता होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक सदन होता है लोकसभा, ठीक है, एक सदन होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में पूरी कंट्री, ठीक है ना, पूरे भारत के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो चुनकर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, एक उचित प्रतिनिधित्व हर एक राज्य के हर एक क्षेत्र को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि विधेयक पर पुनर्विचार। देखिए, एक क्या होता है जैसे कि राज्यसभा है, ठीक है, ये एक लोकसभा है।
तो राज्यसभा ने कोई भी निर्णय लिया तो उस पर क्या होगा, दूसरे सदन में पुनर्विचार होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि किसी भी विधेयक पर, किसी भी कानून पे 2 बार विचार कर लिया जाएगा। इससे ये भी होगा कि हर एक नीति पे 2 बार विचार हो जाएगा, एक तो राज्यसभा में, एक लोकसभा में, और कोई भी चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो, वो जल्दबाजी में अपने कानून को थोप नहीं पाएगी। अगर थोप भी दिया तो फिर ये राष्ट्रपति के पास में पहुंचेगा, राष्ट्रपति उसे रोक देगा। यानी कि देखो, ये हमारे संविधान की ना बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत बड़ी ताकत है कि कोई भी कार्य कोई एक पर्टिकुलर संस्था नहीं कर सकती, उसे विभिन्न चरणों से होके गुजरना पड़ता है। हालांकि टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो चीज बहुत अच्छी बनती है। ठीक है ना। आपने कहावत सुनी होगी कि एक वो बंदा था जो हर एक दिन, ठीक है ना, मान तकरीबन 365 दिन में हर एक दिन एक नया मूव सीखता था, और वहीं एक बंदा ऐसा था जिसने 365 दिन मात्र एक ही मूव को सीखा था। और जब दोनों के बीच में फाइट होती है तो वो बंदा जिसने 365 दिन एक साल में बस एक ही मूव की, ठीक है ना, चाहे वो किक करने का मूव हो, हेड का मूव, कोई सा ही मूव हो, 365 दिन प्रैक्टिस की, उसने 365 वाला दिन जो डेली नया मूव सीखता था उसको हरा दिया। क्योंकि आप जिस चीज को करते रहते हो उसमें माहिर हो जाते हो। तो यही बात यहाँ पे भी आ जाती है, इसीलिए हमारा संविधान बहुत मजबूत। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, न्यायपालिका और संसद के बीच में विवाद के मुद्दे क्या है। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हमारे देश की जो विधायिका है और न्यायपालिका है, इसमें कुछ सहमति और असहमति के मुद्दे, असहमति के मुद्दे क्या है वो हमें बताना। ठीक है, तो भाई सबसे पहला देखो ये है, संसद जो है ना वो न्यायपालिका से ये कहती है भाई कि निजी संपत्ति का जो अधिकार है इसका दायरा क्या होगा, न्यायपालिका से कहती है संसद। तो इसके बारे में विवाद चलता रहता है दोनों के बीच में। दूसरा ये है, संसद ये कहती है भाई कि अगर चलो हम मानते हैं कि हम मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकते हैं, चलो हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते, उन्हें समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी शक्ति है कि हम मौलिक जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकते हैं, तो मौलिक अधिकार के संबंध में क्या दायरा है हमारा ये तो बताओ। आपने ये बोल दिया कि आप कर नहीं सकते हो, क्यों नहीं कर सकते भाई, कुछ दायरा तो होगा हमारा, ऐसा संसद न्यायपालिका से बोलती है। ठीक है, तीसरा ये कि संसद जो है ना वो संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है इसको लेके, क्योंकि देखो जब मौलिक अधिकार की बात उठ गई ना तो यहाँ पे संसद के पास से एक शक्ति है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो जब मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है भाई, उसकी संविधान संशोधन में जो शक्ति है उस पर प्रतिबंध लग रहा है एक तरीके से। तो ये कहती है कि भाई कुछ तो दायरा होगा हमारा, वो तो बताओ न्यायपालिका से। ठीक है, और चौथा ये है कि संसद जो है ना वो न्यायपालिका से ये कहती है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, क्या हम उसको अन्य कानून बना के लागू कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें। इन सभी बातों को लेके, ठीक है ना, निजी संपत्ति को दायरे को लेके, मौलिक अधिकारों के बेसिकली शक्ति के दायरे को लेके, संविधान संशोधन के दायरे को लेके, जो राज्य के नीति तत्व है इसके दायरे को लेके, हमेशा इन दोनों के बीच में विवाद बना रहता है। ठीक है भाई, चलिए इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर टू हाउसेस इन द लेजिस्लेचर, क्यों है हमें नीड। एंड 14th इज कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ अटेंशन, सॉरी पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इससे आप यहां से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है हमारे सामने, स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति का वर्णन। तो भाई स्थानीय निकाय यानी कि स्थानीय शासन में जो निकाय होते हैं इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया है। तो आरक्षण के प्रावधान की वजह से आज आप देखेंगे तो बहुत सी महिला अध्यक्ष के पद पर, सरपंच के पद पर आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की प्रतिनिधि जो होती है, यानी कि ऐसी प्रतिनिधि जो महिलाएं हैं जो निर्वाचित होकर स्थानीय शासन में सम्मिलित हुई हैं, ये आज अध्यक्ष और सरपंच पदों पर आसीन है। एग्जाम्पल के लिए वर्तमान समय में लगभग 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष है। ठीक है, 2000 से भी ज्यादा महिलाएं प्रखंड और तालुका पंचायत, और 80,000 ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच हैं, और नगर निगम में तकरीबन 300 महिलाएं मेयर की महापौर का पद निभा रही हैं। नगर पालिका में 500 भी ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। तो ये क्या दर्शाती हैं, ये दर्शाती हैं कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। ओके, 16 क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया तथा इसमें क्या कहा गया। तो भाई देखो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में 1946 को प्रस्तुत किया गया था। क्या कहा गया था इसमें, इसमें ये कहा गया था भाई
कि संविधान सभा का जो उद्देश्य है, हम ये संविधान क्यों बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, और आजादी के बाद में हमारा देश कैसा रहेगा, उसकी एक रूपरेखा है इसमें। ठीक है, और साथ ही ये भी कि संविधान की जो आकांक्षाएं और जो मूल्य हैं वो क्या हैं, उनको इसी उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित किया गया था। इसीलिए संविधान के निर्माण के समय नेहरू जी के द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के लिए एक अहम प्रस्ताव रहा था। ठीक है भाई, आगे समझ में उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज। एंड 16th है कि हु गिव द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल एंड व्हाट वाज सेड इन इट। ठीक है ना, तो कंडीशंस क्या है वुमेन की इन लोकल बॉडीज, तो दैट इज वेरी गुड। एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया था बच्चों, नेहरू जी ने दिया था। कब, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 1946 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया बच्चों कि अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। अवसर की समानता एकदम सिंपल सा पार्ट है, आप इसे जानते भी होंगे। देखिए अवसर की समानता बेसिकली समाज में जो भी वर्ग रहता है, ठीक है, उसे समान अवसर मिले, यानी कि किसी के साथ में भी किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। जैसे अगर मान लेते हैं सरकार ने कोई अवसर निकाला है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे अन्य कोई एग्जाम वगैरह होता है, ठीक है, उस मामले में हर एक व्यक्ति के साथ में सभी को समान अवसर मिलेंगे। आप किसी के साथ में भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये कहा जाता है। और इसी को देखते हुए हमारी भारतीय सरकार ने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ योजनाएं लागू की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करो। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा शासन जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं, जैसे प्राचीन यूनानी नगर राज्य तथा स्थानीय शासन। वर्तमान का अगर हम बात कर लेते हैं, जो स्थानीय शासन है बहुत कम देखा जाता है, ठीक है ना। और उस समय जैसे यूनानी नगर वगैरह राज्य होते थे, तो इसमें क्या होता था, राज्य जो होते थे वो एक किसी चौकी पे जाते थे गांव की, वहां से बोलते थे क्या आपको ये निर्णय मंजूर है, क्या आपको ये निर्णय मंजूर नहीं है, मंजूर है तो हाथ उठाएं, नहीं है तो नहीं मंजूर है तो हाथ नीचे रखें। इसमें क्या होता था कि जो लोग होते थे वो इसमें सीधे तौर पे भाग लेते थे, हाथ उठाकर या फिर अन्य तरीकों से, ठीक है, प्रत्यक्ष में। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इसमें जनता जो वो सीधे भाग नहीं लेती है, जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और उसके बाद में वो प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी भागीदारी को सूचित करता है। जैसे कि हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए ही कानून बनाता है और वो क्या दर्शाता है कि शासन तो प्रधानमंत्री चला रहा है लेकिन उसके पीछे हाथ किसका है, जनता का है। ठीक है, तो इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो इस तरीके से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, तो मीनिंग आप यहां से देख लेंगे। 18th है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19, 19 में पूछा गया बच्चों नौकरशाही की कमियां लिखिए। तो भाई नौकरशाही, आप पहले ये समझ लो नौकरशाही होती क्या है। बेसिकली नौकरशाही को हम एक नागरिक सेवा भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत से सदस्य शामिल होते हैं जिसकी कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे 4 मार्क्स में भी वैसे नहीं आएगा लेकिन 2 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ। नौकरशाही की कमियों में सबसे पहली बात यह है कि नौकरशाही को ना आज इतना ज्यादा शक्तिशाली रूप में देखा जाता है कि आम आदमी जो है वो सरकारी अधिकारियों से पहुंचने से डरता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको आईपीएस के बारे में बता दूं, यहाँ पे मैं आपको आईएएस के बारे में बता दूं, ठीक है, यहाँ पे अन्य जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो नौकरशाही में शामिल होते हैं, वो इतनी ज्यादा पावर वाले होते हैं कि भाई आम बंदा जो है ना उनके पास जाने से डरता है कि मैं इसके पास गया, कहीं इसने मुझे कुछ कर दिया, मेरे ऊपर कुछ केस वेस ठोक दिया तो मेरा क्या होगा, इसीलिए। ठीक है, सबसे बड़ी कमी ये है। दूसरी कमी ये है कि ज्यादातर ये लोगों ने देखा है कि जो नौकरशाही के लोग होते हैं वो आम लोगों की जो बातें होती हैं, उनकी जो याचिकाएं होती हैं उस पर सही नहीं उतरते हैं, खरे नहीं उतरते हैं, वो उनको ज्यादातर महत्व नहीं देते। ठीक है, ये बात कही जाती है। तीसरा ये है कि जो नौकरशाही है इसमें ज्यादातर जो राजनीतिक लोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अपना हस्तक्षेप करते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसको अपने क्षेत्र में कुछ लागू करवाना है, तो वो हो जाएगा आईएएस आईपीएस जो भी अधिकारी है उस कमांड का, उसके पास में कहेगा भाई इसे लागू करो क्योंकि तुम्हारे साइन चाहिए होते हैं तो लागू कर देगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उस पॉलिटिकल लीडर का उस मिनिस्टर का
जो बेसिकली कमांड ऑफिसर है, ठीक है, जो भी ऑफिसर है वट जो अधिकारी है, उसमें क्या होता है, उसका हस्तक्षेप हो रहा है, जिससे कोई रोक भी नहीं सकता है, ये बात आ जाती है। ठीक है। चौथा क्या है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में भी। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे कही जाती है। तो ये कुछ कमियां हैं किसकी बच्चों, नौकरशाही। उसके बाद में आ जाता है द्विसदनीय राज्य पद्धति क्या है और इसके विपक्ष और पक्ष में तर्क दीजिए। ये प्रश्न आपका 4 नंबर में आया है। ठीक है, मैं आपको 2 में बता रहा हूँ क्योंकि 4 में और भी इंपॉर्टेंट है। द्विसदनीय राज्य पद्धति का मतलब क्या होता है? देखो, जिस तरीके से हमारा जो कंट्री होता है, इसमें 2 पद्धतियां हैं, एक है केंद्र की, ठीक है, और एक होती है राज्य वाली। तो इसी तरीके से जो द्विसदनीय राज्य पद्धति होती है, इसमें भी एक किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे एक राज्य का, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पे एक राज्य है, टोटल 28 राज्य हमारे भारत में, ठीक है। अब इस 28 में से एक राज्य में यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, यूपी है। तो यूपी कई मामलों में एक बहुत बड़ा आर्थिक लेवल पे क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ पे केवल स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती है, इसीलिए यहाँ पे द्विसदनीय राज्य पद्धति स्वीकार की गई। अब इसमें क्या होता है, जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसी तरीके से यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था का अधिकार दिया जाता है। ठीक है भाई। द्विसदनीय राज्य कौन कौन से हैं? इसमें तेलंगाना आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक शामिल है। ठीक है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये पद्धति अच्छी है, कई लोग बोलते हैं अच्छी नहीं है। तो जो लोग इसके पक्ष वाले हैं वो ये कहते हैं कि जब से ये द्विसदनीय राज्य पद्धति आई है, तब से ये जितने भी बड़े-बड़े कंट्री, बड़े-बड़े जो स्टेट्स होते हैं, यहाँ की व्यवस्था अच्छे तरीके से चल सकी है और साथ ही राज्य के स्तर पर अच्छे से हर एक कानून पे बहस हो पाई है। ठीक है। और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोपा नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा है विपक्षी क्या कहते हैं? विपक्षी कहते हैं अरे ये फालतू की चीजें हैं। ठीक है। इससे पहली बात तो कानून बनाने में देरी हो जाती है। दूसरा, इसमें बहुत सारे जो राजनीतिक लोग होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। माफी चाहूंगा इस बात के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। बेसिकली ये ना पैसों की बर्बादी एक तरीके, विपक्षी लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में? द्विसदनीय राज्य पद्धति क्या है इसके विपक्षी। इंग्लिश में देखेंगे तो 19 कहता है कि राइट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एंड 20 है कि व्हाट इज बिकमल स्टेट सिस्टम एंड गिव अ आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट इट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया भाई कि सर्वोच्च न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार होता है, मौलिक क्षेत्राधिकार। कई होते हैं, टोटल 4 हैं, जिसमें से मेनली जो है 2 मार्क्स में आपसे मौलिक वाला पूछा जाता है। तो क्या है ये क्षेत्राधिकार, आइए समझते हैं। बेसिकली कई अधिकार से प्राप्त होते हैं। तो मौलिक का मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, मौलिक का मतलब ये हो जाता है कि ऐसे कुछ मुकदमे होते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे और केंद्र लेवल पे, जिसकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय अपने पास कर सकता है। इसके लिए किसी उच्च न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार ये भी कहता है कि यदि केंद्र के स्तर पे या राज्य व्यवस्था पर कोई भी मुकदमा उठता है, ठीक है, कोई विवाद उठता है, तो ये संविधान के अनुसार उसको क्या करती है, सॉल्व करती है। ठीक है। तीसरा, यही अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को एक अंपायर एवं निर्णायक की भूमिका निभाने में मदद करता है संघीय मामलों में, केंद्र मामले जो होते हैं उस मामले में। ठीक है भाई। और इसी के और भी क्षेत्र अधिकार आ जाएंगे, जैसे कि रिट रिट वाला। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि रिट वाला क्षेत्र अधिकार क्या होता है। ये बेसिकली जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है ना, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाले बंदे होते हैं उनके लिए विशेष आदेश जारी करते हैं, उनको रिट बोलते हैं। ये रिट वाला मौलिक अधिकार हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य की स्वायत्तता यानी कि अधिक स्वायत्तता की मांग के अलावा किन्हीं अन्य 2 तनावों का वर्णन कीजिए। यानी कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है, इसमें स्वायत्तता की मांग को छोड़कर 2 कुछ तनाव का हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो 2 तनाव इसके अलावा और हैं, जैसे कि सबसे पहला नए राज्यों की मांग। क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या है कि समय समय पर नए नए राज्यों की मांग उठती रहती है, जिसे राजनीतिक कारणों से संघ व राज्य में तनाव बढ़ता है। इसी वजह से जब भारत आजाद हुआ था तो 1948 में भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य बनाया गया था बच्चों, एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना से, सॉरी, बेसिकली मद्रास से लग करके। ठीक है, पहले ये होगी राज्यों की मांग। दूसरी है अंतरराज्य विवाद, यानी कि राज्य के अंदर ही विवाद है। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्य जो होते हैं इनमें विवाद हो जाते हैं। जैसे कि बेलगांव को लेकर कर्नाटक व महाराष्ट्र में सीमा विवाद है। वो कहते हैं कि बेलगांव कर्नाटक का हिस्सा है और महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे आ जाती है।
यानी कि नए राज्यों की मांग भी है और राज्यों के अंदर ही मांगा जाती है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे इस तरीके से कि 21 जो रहेगा, 22 है, हाँ 21 है कि डिस्क्राइब द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड 22 मेंशन एनी टू टेंशन, या फिर हम कह सकते हैं कि एनी टू बेसिकली डिस्प्यूट अदर देन द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि गांव और जिला स्तर के शासन का लाभ बताइए। तो भाई जो इसकी आवश्यकता थी वही इसका लाभ है। जैसे आवश्यकता क्या थी भाई, कि सरकार के कार्यभार को कम करने के लिए, उनकी शक्ति में बचत करने के लिए। तो लाभ क्या हुआ, लाभ ये हुआ भाई, सबसे पहला लाभ ये हुआ कि सरकार का कार्यभार कम हो गया, और क्योंकि सरकार जो थी वो गांव या फिर जिला लेवल पे काम करने की जरूरत है नहीं, इससे उनकी समय बची, शक्ति बची और ज्यादा उनका खर्चा भी कम हुआ, ठीक है। दूसरा ये है कि गांव या जिला स्तर पर ये जो स्थानीय शासन होता है, यहाँ पे लोग जो होते हैं वो अपने स्वयं कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें लगता है कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी, जैसे कि अस्पताल बनाना, ठीक है, सड़कों का कार्य करवाना, नरेगा वगैरह जो डाला जाता है ना, मनरेगा वगैरह, वो इसी का ही एक उदाहरण है, ठीक है। तीसरा ये कि भाई इससे ना जो स्थानीय स्तर होते हैं इस पे संबंधों में सुधार आता है, ओके। और चौथा कि स्थानीय निकायों के द्वारा नई नई योजनाएं बनाई जाती है तो उसकी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और स्थानीय जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान बहुत ही आसान तरीके से कम समय में और कम खर्चे में हो जाया करता है। तो बस ये इसका एक एग्जांपल था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 24। हम सभी को पता है हमारे भारतीय संविधान में अभी तक टोटल 105 संशोधन हो चुके हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है, क्या कारण है कि हमारे संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है। बेसिकली हमारा संविधान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, सेकेंड महायुद्ध के दौरान, द्वितीय महायुद्ध के दौरान बना हुआ था। तो उस समय भारत की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार हमारा भारतीय संविधान ठीक था। लेकिन जैसे जैसे भारत बेसिकली स्वतंत्र हुआ, ठीक है, और इसमें नई नई बातें आती रही, नई नई व्यवस्थाएं और नए नए मुकाम भारत हासिल करने लगा। तो इसी को देखते हुए भारत को जीवंत बनाए रखने के लिए, भारत को गतिशील बनाए रखने के लिए इसमें समय की आवश्यकता के अनुसार चलाने के लिए संशोधन किए जाते हैं। अगर संशोधन नहीं होते तो अभी तक भारतीय संविधान 10 से 15 बार बदला जा चुका होता। और यही हमारे भारतीय संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इसमें समय आने पर परिस्थितियों के अनुसार हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे समझ लो 24। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे 23 को कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। 24 है जो बातें हैं 24 में, वो आप यहाँ पे इजीली फिगर आउट कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर आता है 25 और उसके बाद में 26 आ जाएगा, बस फिर आखिरी है, ठीक है। 25 क्या कहता है, 25 ये है कि नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करो, यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका मीनिंग क्या है, इसकी एक सटीक परिभाषा क्या है वो हमें बताना है। आइए समझते हैं। देखिए सटीक परिभाषा ये है नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बेसिकली हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उस अधिकार का जो अनुच्छेद है 19, इसमें ये कहा गया कि नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे वो अपना एक संघ बना सकते हैं, आपस में एक सभा कर सकते हैं, किसी भी बात को लेके भारत के किसी भी भाग में घूम सकते हैं और अपना व्यापार वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी स्वतंत्रता है। सटीक परिभाषा ये हो जाती है कि जो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है, नागरिकों को दी गई है, उसका उपयोग इस तरीके से करना है जिससे कि अन्य की स्वतंत्रता पर नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, और भारत की सुरक्षा, शांति, कानून व्यवस्था को ठेस ना पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है भाई। अब आता है 26। नगर पालिका, नगर निगम, इसके कार्य और दायित्व क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है नगर निगम और नगर पालिका का दायित्व, मेनली सड़कों और पुलों का निर्माण कराती है, रखरखाव करती है, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखती है, झुग्गी झोपड़ी में सुधार करती है, ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, प्रकाश की व्यवस्था, लाइट वगैरह जो होती है, पार्क, खेल मैदान, बस स्टैंड, इनकी बेसिकली सुरक्षा करती है, इनका निर्माण करवाती है, और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक क्षेत्र पे सुधार में प्रोत्साहन देती है, और शहरी वानिकी के साथ में सुविधाएं जैसे उद्यान वगैरह, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
और नगर निगम नगर पालिका का दायित्व, ये आप समझ गए। ओके, इंग्लिश में देखेंगे 25 को, to describe the freedom of expression of a citizen, and 26 write the function and responsibilities of municipal corporation, municipality क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है हमारे सामने कि सामूहिकता के सिद्धांत का वर्णन करो, ठीक है ना। ये प्रश्न मैं आपको 4 नंबर में ऐसे भी बताऊंगा। देखिए 4 नंबर में ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न, आप मुझे ध्यान से सुनना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया बताइए, ठीक है। इसी प्रक्रिया को सामूहिकता का सिद्धांत कहते हैं। सामूहिकता का सिद्धांत यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। अब देखो, जो भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति में एक सिद्धांत ये है कि जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, मान लेते हैं टोटल रिटायरमेंट की आयु होती है 65 वर्ष की, तो 65 वर्ष पे जो बंदा रिटायर हो रहा है उस समय जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा आयु का होगा, कोई मान लेते हैं कुछ 55 का या 50 का है, तो 55 वाला जो है ना उसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आ जाती है पहली। दूसरी ये कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन कैसे? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह के द्वारा, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक बने। अब इसको बहुत से लोग प्रभावित करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, केंद्र का मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। याद रखना कि जो संसद होती है, ठीक है ना, एक मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ कि जो संसद होती है ना, संसद संसद को इसमें भाग लेने नहीं दिया जाता, ठीक है। संसद को न्यायाधीश की नियुक्ति में भाग लेने नहीं दिया जाता, लेकिन जब न्यायाधीश को उसके पद से हटाना होता है, ठीक है ना, जब उसे हटाना होता है तब बात यहीं पे आ जाती है, कहां पे? संसद के पास आती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। 28 कहता है कार्यपालिका के नियंत्रण के रूप में संसद के लिए अविश्वास प्रस्ताव एक सशक्त तैयार है, स्पष्ट करो। हाँ भाई, अविश्वास प्रस्ताव ये जो है इस संसद को नियंत्रित करने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। कैसे कह सकते हैं? इस तरीके से कह सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि जिसे हम निंदा प्रस्ताव या सशक्त तैयार कहते हैं, जब सरकार की यानी कि कार्यपालिका की कोई सी छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी नीति अगर विधायिका को ये लगता है कि दोषपूर्ण है, अच्छी नहीं है या असंतुष्ट है, तब कार्यपालिका को नियंत्रण करने के लिए संसद अविश्वास प्रस्ताव लाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब संसद को दल और उसके सहयोगी दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, तभी कर सकते, ठीक है भाई। उसके बाद में इंग्लिश में 27 आ जाता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविज्म, ठीक है। एंड 28 आ जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ पावरफुल वेपन फॉर द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लेन, ठीक है। सबसे आखिरी प्रश्न है बच्चों, इसमें ना आपके दो मार्क्स के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से? इसमें कार्यपालिका के आपसे प्रकार पूछे जाते हैं। तो मेनली 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार हमारे सामने ये है संसदीय कार्यपालिका। अब संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है? संसदीय कार्यपालिका में सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है भाई सरकार का प्रमुख? प्रधानमंत्री। और यह विधायिका में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। कैसे भाई? क्योंकि अगर इसने विधायिका में बहुमत अगर खो दी तो ये प्रधानमंत्री का पद से त्याग, ठीक है, और ये विधायिका के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ये हो गया प्रधानमंत्री की बात, सॉरी, हाँ ठीक है। और फिर आती है राष्ट्रपति की बात में। तो देश का औपचारिक प्रमुख या तो कोई राजा होता है या फिर राष्ट्रपति, इनमें से कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल, ये सभी आ जाते हैं। दूसरी आ जाती है बच्चों यहाँ पे अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें देश का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और राष्ट्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फ्रांस, रूस, श्रीलंका ये शामिल होते हैं, ठीक। तीसरी आ जाती है बच्चों अध्यक्षात्मक। कैसी? अध्यक्षात्मक। इसमें चाहे देश के प्रमुख की बात आ जाए, चाहे सरकार के प्रमुख की बात आ जाए, वो रहेगा एक ही राष्ट्रपति। और जिस तरीके से हम संसदीय कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक में जो राष्ट्रपति, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, आम जनता चुनती है, ठीक उसी तरीके से अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, जैसे अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे ये जो है वो चलती है, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का क्या मीनिंग है। उसके बाद सेमी प्रेसिडेंशियल का क्या मीनिंग है, एंड थर्ड जो प्रेसिडेंशियल है इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं।
ओके बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों भाई? क्योंकि हमने यहाँ पे आज का जो हमारा बच्चों मेन टॉपिक था, कौन सा मेन टॉपिक सर? 2 मार्क्स के मोस्ट टॉप 25 प्लस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेंगे हम आपके लिए। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेंगे, और बच्चेगा पार्ट नंबर 4, उसमें 50 प्लस एमसीक्यू आपको करवा दूंगा। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से। और यही सेम प्रोसीजर 4 वीडियो वाला आपकी जो सेकंड वो है उसमें भी फॉलो किया जाएगा। तो यानी कि आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। देखिए बच्चों, मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जितना हो सके आप इतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस के लिए। और आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो सके और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।